हाँ, सेल सिग्नलिंग। हम सेल सिग्नलिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, इसमें क्वेश्चन है स्पेसिफाइसिटी एंड वर्सेटिलिटी ऑफ जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर इज आर ड्यू टू। मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के लिए क्या सही है, जीपीसीआर के लिए क्या सही है। देखिए द रिसेप्टर, हाँ होता है, द जी प्रोटीन कंपोजिशन स्पेशली द अल्फ़ा सब यूनिट, हाँ ये भी सही है क्योंकि जी अल्फ़ा सब यूनिट स्पेशली होती है। ये जी अल्फ़ा प्रोटीन जीडीपी के फॉर्म में होती है, फिर जीडीपी से जीटीपी के फॉर्म में चेंज हो जाती है। द फाइनल इफेक्टर सिस्टम एडिनाइलिन साइक्लेज आयन चैनल फॉस्फोलाइपेज सी, हाँ ये भी सही है। फाइनल इफेक्टर सिस्टम जी अल्फ़ा एस में एडिनाइलिन साइक्लेज एक्टिवेट होता है, इसमें आयन चैनल्स भी एक्टिवेट होते हैं, फॉस्फोलाइपेज सी भी एक्टिवेट होता है। 1 2 3 4 आल होता है वगैरह, हाँ इसका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड तीनों करेक्ट हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सिग्नलिंग। इसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिग्नलिंग का कौन सा एग्जाम्पल है। रोडॉप्सिन, हाँ रोडॉप्सिन बिल्कुल है। प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्स, पीडीजीएफ नहीं, पीडीजीएफ नहीं होता है। पीडीजीएफ जो होता है इसके लिए रिसेप्टर आरटीके होता है। इंसुलिन रिसेप्टर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एनआरटीके होता है। नर्व ग्रोथ फैक्टर के लिए भी आरटीके होता है। तो 2 3 4 ऑप्शन इज करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। रोडॉप्सिन जो होता है जीपीसीआर को फॉलो करता है। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो होते हैं ये आरटी को फॉलो करते हैं। इंसुलिन एनआरटी को फॉलो करता है। नर्व ग्रोथ फैक्टर जो होता है ये भी आरटी को फॉलो करता है, इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट ऑफ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन एक्ट्स एज जीटीपीएच स्विच प्रोटीन सब यूनिट। अब इसमें देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट ऑफ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन एक्ट एज जीटीपीएच स्विच प्रोटीन सब यूनिट। क्या होता है कि जीपीसीआर के जैसे रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर इस तरीके से होता है, इसमें एन टर्मिनल होता है, सी टर्मिनल होता है। इस सी टर्मिनल पे अल्फ़ा, बीटा और गामा सब यूनिट बाइंड होती हैं। इसमें जो अल्फ़ा सब यूनिट होती है ये क्या होती है, जीटीपी और जीडीपी के साथ बाइंड होने का काम करती है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखिए। फिफ्थ में चूज द करेक्ट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। इसमें करेक्ट ट्रांसडक्शन पाथवे क्या है। देखिए सबसे पहले हार्मोन्स आता है, सही, ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड करता है, ये भी सही। जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, हाँ, फिर साइक्लिक एमपी को एक्टिवेट करता है, फिर प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। हाँ फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हार्मोन आएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, ये साइक्लिक एएमपी को, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती हैं जिससे एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनता है और साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हार्मोन जी प्रोटीन फिर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, नहीं, हार्मोन जो होता है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है, सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड देखिए हार्मोन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड करती है, सही है। जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, सही है। प्रोटीन काइनेज साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करता है, नहीं, साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, जबकि प्रोटीन काइनेज ए साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हार्मोन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर साइक्लिक एएमपी नहीं, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। तो 6 में लिखा है स्विट्जरलैंड डिस्कवर्ड द ईपीनेफ्रिन सिग्नल्स। स्विट्जरलैंड ने ईपीनेफ्रिन सिग्नल को डिस्कवर किया, तो क्या है, ए डिक्रीज इन लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी, नहीं सॉरी डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है, फर्स्ट इज करेक्ट।
लोअर ब्लड ग्लूकोज बाई बाइंडिंग टू लिवर सेल। ब्लड में ग्लूकोज लेवल लोअर नहीं होता है, बढ़ जाता है। जब ईपीनेफ्रिन इमरजेंसी के टाइम पे बढ़ता है, इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, तो लिवर सेल के ऊपर बाइंड होकर वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कराता है और ग्लूकोज फिर ब्लड में डंप कर दिया जाता है। तो लोअर नहीं होता है, इंक्रीज होता है। सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इंट्रैक्शंस विथ इंसुलिन इनसाइड मसल सेल्स। अरे ईपीनेफ्रिन इंसुलिन से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एलिवेशन ऑफ साइटोसोलिक कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी। हाँ ये सही है, साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन साइटोसोल में बढ़ता है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेजेस इवॉल्व लेटर इन द टाइम स्केल ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इसमें क्वेश्चन कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेजेस इवॉल्व लेटर इन द टाइम स्केल ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्केल के टाइम पे कौन सा काइनेज इवॉल्व हुआ? टायरोसिन काइनेज नहीं, सेरिन थ्रियोकाइनेज नहीं, रिसेप्टर टायरोसिन का है। आरटीके का इवोल्यूशन हुआ, पहले जीपीसीआर होता था फिर आरटीके आया। तो 7 का थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपके नोट्स में ना हो तो इसको एक बार स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। तो इसका थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द रिसेप्टर्स फॉर साइटोकाइंस एंड सम ग्रोथ फैक्टर्स मेनली बिलोंग्स टू नॉन आरटीके फैमिली। एनआरटीके पे क्या होता है? साइटोकाइंस इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स आके बाइंड होते हैं एनआरटीके पे। नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आरटीके पे भी नहीं होता है, जीपीसीआर पे भी नहीं होता है, आरएसटीके फैमिली ये कुछ होती ही नहीं है। तो एनआरटीके पे साइटोकाइंस और कुछ ग्रोथ फैक्टर आगे बाइंड होते हैं। 8 का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, द रिसेप्टर फॉर a group of signaling molecules known as growth factor are often, the receptors for a group of signaling molecules known as growth factors are often। 9 का ligand gated ion channel no, G protein cover step no, cyclic AMP no। हाँ ये 4 सही है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर फॉर ए ग्रुप सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नोन एज। हाँ ग्रुप में रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में ही होते हैं। आरटीके में होता है ना रास प्रोटीन होता है, रास प्रोटीन फिर क्या होता है स्कैफोल्ड ऐसे प्रोटीन के साथ जो होती है रेफ ईआरके ईएलके को बाइंड करके रखती है, ऐसे सब स्कैफोल्ड प्रोटीन के साथ बाइंड रहते हैं। तो 9 का इज द फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, in the TGF beta receptor signaling cascade, receptor phosphorylate SMAD 2 which further interact with SMAD 4, SMAD 6, STAT 5, GSK 3 बीटा। देखो SMAD 6 स्टेट 5 तो कुछ होता नहीं है, GSK 3 बीटा का इसमें कोई रोल नहीं। अब 2 बचे SMAD 4 एंड SMAD 6। तो इन TGF बीटा रिसेप्टर में सिग्नलिंग कैस्केड में रिसेप्टर जब SMAD 2 का फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये SMAD 4 के साथ बाइंड होता है, इंट्रैक्शन करता है। तो SMAD 2 इंटरेक्ट विथ SMAD 4। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ सिग्नलिंग पाथवे डायरेक्टली एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। विच ऑफ सिग्नलिंग पाथवे डायरेक्टली एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कौन से डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है? बिल्कुल सही है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज नहीं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर नहीं, डेथ रिसेप्टर नहीं, जेनस काइनेज। जेनस काइनेज एनआरटीके का होता है और ये डायरेक्ट क्या होता है रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का काम करता है। डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसमें एक्टिवेट होते हैं जेनस काइनेज रिसेप्टर्स में। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ सिग्नलिंग पाथवे डायरेक्टली एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। हाँ ये तो अभी देखा जेनस काइनेज होता है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हार्मोन्स दैट एक्ट टू सेल नियर द पॉइंट ऑफ देयर सिंथेसिस एंड नॉट ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड सर्कुलेशन आर एस्ट्राडियोल एंड कॉर्टिसोल, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन, थायरॉक्सिन एंड ग्लूकागोन,
प्रेडोनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन। 12 का आंसर है कि हार्मोन दैट एक्सहेल नियर द पॉइंट ऑफ देयर सिंथेसिस एंड नॉट ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड सर्कुलेशन आर, हाँ इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोथ्रोम्बोक्सिन्स, ये दो केमिकल एक ऐसे केमिकल होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं कि मास्ट सेल और वेसोफिल सेल से रिलीज होते हैं, और मास्ट सेल बेसोफिल से रिलीज होने के बाद ये इन्फ्लामेशन कॉज कराते हैं। तो जिस जगह पे ये सिक्रीट किए जाते हैं वहीं इन्फ्लामेशन कॉज कराने का काम करते हैं। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेप्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कौन सा रिसेप्टर है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है? इंसुलिन नो, ग्लूकागॉन नहीं, एड्रेनलिन नहीं, कॉर्टिसोल। द रिसेप्टर फॉर विच फॉलोइंग हार्मोन एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कॉर्टिसोल। देखो इंसुलिन का रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, ग्लूकागॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, एड्रेनलिन का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, लेकिन कॉर्टिसोल, ये जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल का जो रिसेप्टर होता है साइटोसोल में होता है। तो ये डायरेक्टली क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर सकते हैं। 13 का 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स पासिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाइंड्स टू इट्स इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, कहाँ पे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड एक्टिवेटेड। अब देखिए कि इन्होंने कहा कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मतलब सेल के अंदर रिसेप्टर, और सेल के अंदर रिसेप्टर जो होता है वो थायरॉक्सिन का होता है, न्यूक्लियस के अंदर थायरॉक्सिन और विटामिन D3, इन दोनों के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सीधे अंदर होते हैं, जस्ट अंदर होते हैं। तो इंसुलिन का भी नहीं होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का नहीं, एस्ट्रोग्लिन, थायरॉक्सिन। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। टाइप सेकेंड रिसेप्टर इन कंट्रास्ट टू टाइप 1 आर retained. Type second receptor in contrast type 1 are retained in the nucleus regardless of the ligand binding status, and in addition bind as heterodimer usually with RXR2 DNA. Which signaling molecule has type second receptor? Type second receptor किसका होता है? थायरोक्सिन का। थायरोक्सिन का टाइप सेकेंड होता है, इनका ग्लूकाकॉर्टिकॉइड एस्ट्रोजन दोनों का हार्मोन जो होता है टाइप फर्स्ट टाइप का होता है, प्रोगेस्टोन का भी टाइप फर्स्ट टाइप का होता है। तो प्रोगेस्टोन एस्ट्रोजन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का टाइप फर्स्ट होता है, थायरॉक्सिन और विटामिन D का जो होता है टाइप सेकेंड होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है, हेटेरोडाइमर के फॉर्म में होता है। जबकि प्रोगेस्टोन एस्ट्रोजन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो रिसेप्टर होता है वो साइटोसोल में होता है, होमोडाइमर के फॉर्म में होता है, HSP90 के द्वारा इनहिबिट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर मीडिएट सिग्नलिंग? GPCR कंटेन 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, एकदम सही। हाँ, अब देखिए इज आर करेक्ट लिखा है, इज आर करेक्ट का मतलब होता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस इसमें करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। जब इज एंड आर दोनों लगा हो तो इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं ऑप्शंस। तो GPCR कंटेन 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, बिल्कुल सही। GPCR आर लिंक टू हेटेरोडाइमेरिक G प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा के बीटा गामा सब यूनिट, हाँ सेकेंड भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। थर्ड देखिए, इन अब्सेंस ऑफ GPCR इंटरेक्टिंग लिगेंड अल्फा सब यूनिट G प्रोटीन इज बाइंड टू GTP, गलत। GTP के साथ बाइंड नहीं होता, ये GDP के साथ बाइंड होता है। जब सिग्नल बाइंड नहीं होगा तो G प्रोटीन जो होती है वो GDP के साथ बाइंड होती है, नॉट GTP। नेक्स्ट ऑप्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ GPCR इंटरिंग लिगेंड GTP इज डिस्प्लेड फ्रॉम ए अल्फा सब यूनिट G प्रोटीन बाय GDP, और ये गलत लिख दिया, GDP से GTP होता है, नॉट GTP से GDP। फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो इसके फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। सिग्नलिंग पाथवे यूजुअली comprises of several intermediate steps that are arranged in the form of a cascade. What is the primary outcome of such an arrangement? इसमें ऑप्शन पहले से लगा है
जब ऑप्शन इसमें से पहले से लगा है तो इसका सही आंसर एम्प्लीफिकेशन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स ही होता है। ऑप्शन नंबर इज थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द प्रेफर्ड लिगेंड फॉर SS2 डोमेन इज सेरीन फॉस्फोराइलेट पेप्टाइड, टायरोसिन फॉस्फोराइलेट पेप्टाइड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेट और साइक्लिक AMP। जो इसमें क्या होता है कि SS2 डोमेन जो होता है उसमें टायरोसिन फॉस्फोराइलेट पेप्टाइड होती है। क्या होता है? टायरोसिन फॉस्फोराइलेट पेप्टाइड होती है। तो 18 का 2 टायरोसिन फॉस्फोराइलेट पेप्टाइड, 18 का 2 आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में क्या लिखा है कि द बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इस रिसेप्टर एक्टिवेट्स एडेनाइल साइक्लेज थ्रू ए स्टिमुलेटरी G protein. If due to mutation the G protein binds but does not hydrolyze GTP, in consequence will be बिल्कुल सही है, कॉन्टिन्यूसली एक्टिवेट रहेगा। अभी क्या है कि मान लो कि GTP के फॉर्म में G प्रोटीन है, कोई सी भी G प्रोटीन वो GTP के फॉर्म में बाइंड हो जाए और फिर क्या हो कि उसकी GTP कभी हाइड्रोलाइज ना हो, और जब GTP हाइड्रोलाइज नहीं होगी तो ये ऑल टाइम एक्टिवेट फॉर्म में होगा। जब कॉन्टिन्यूस एक्टिवेट फॉर्म में रहेगा तो कॉन्टिन्यूसली एडेनाइल साइक्लेज एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस एक्टिवेट बनी रहेगी। 19 का 1 इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अरे क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग पाथवे इज करेक्ट। कौन सा सिग्नलिंग पाथवे करेक्ट है? देखिए सिग्नल्स आएगा, GPCR रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, G प्रोटीन एक्टिवेट होगी, ये एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी, एडेनाइल साइक्लेज साइक्लिक AMP को एक्टिवेट करेगा, साइक्लिक प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे सिग्नल आएगा, G प्रोटीन पे बाइंड करेगा, फिर GPCR नहीं, GPCR पे बाइंड करता है, नॉट G प्रोटीन, स्टार्टिंग में गलत होगा। नेक्स्ट हार्मोन डिफ्यूज़न, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टर, फिर G प्रोटीन मॉडिफिकेशन। अरे ये तो पूरा ही कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया। सिग्नल GPCR G प्रोटीन, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं होती। फोर्थ इज द इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? एन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल सही। डीएमिनेशन ऑफ हिस्टिडीन रिजल्ट इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, नहीं हिस्टिडीन का नहीं होता है, यहाँ पे आर्जिनिन का होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में डीएमिनेशन, हिस्टिडीन नहीं होता है और इसका डीएमिनेशन भी नहीं होता है, दोनों चीज़ें हैं। ना तो हिस्टिडीन का डीएमिनेशन होता है। स्टिमुलेट ग्वानाइल साइक्लेज टू प्रोड्यूस साइक्लिक GMP, यहाँ ये भी सही है। कैन बी प्रोड्यूस बाई एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स, हाँ ये भी सही है। सेकेंड आंसर इस गलत, ना तो डीएमिनेशन होता है, दूसरा हिस्टिडीन का भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, G प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन रिलेइंग सिग्नल्स थ्रू G प्रोटीन लिंक रिसेप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ G प्रोटीन इज कंसिडर्ड टू बी एक्टिव स्टेट। G प्रोटीन किस फॉर्म में एक्टिवेट होती है? किस फॉर्म में एक्टिवेट होती है? हाँ, G प्रोटीन जब GTP के साथ बाइंड होती है तब एक्टिवेट होती है, जब G प्रोटीन GDP के साथ बाइंड होती है तो इनएक्टिव होती है। G प्रोटीन ATP और ADP से इसका कोई कांटेक्ट ही नहीं है। तो G प्रोटीन जब GTP के साथ बाइंड होती है तो एक्टिव होती है, और जब G प्रोटीन GDP के साथ बाइंड होती है तो इनएक्टिव होती है। 22, प्रोस्टाग्लैंडिन आर बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स दैट आर मोनोसाइक्लिक, बिल्कुल सही, ना बाईसाइक्लिक होता है, ना पॉलीसाइक्लिक होता है, ना ट्राईसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा सब यूनिट्स ऑफ G प्रोटीन कंटेन्स द बाइंडिंग साइट फॉर GTP। अल्फा सब यूनिट GTP के साथ बाइंड होती है, बिल्कुल सही। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ना तो साइक्लिक AMP के साथ बाइंड होती है, ना साइक्लिक GMP के साथ, ना ATP का GTP के साथ बाइंड होती है। 24 का थर्ड इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्नलिंग रिसेप्टर। कौन सा सिग्नलिंग रिसेप्टर है? टोल लाइक रिसेप्टर नहीं, मेनोज रिसेप्टर होता ही नहीं है, मेनोज एक शुगर का नाम है, उसका कोई रिसेप्टर नहीं होता है। विटामिन डी रिसेप्टर भी उधर, थायराइड रिसेप्टर होते हैं, थायराइड रिसेप्टर होते हैं, थायराइड रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिवेशन। कौन सा एंजाइम एक्टिवेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है? नहीं होता है। ए काइनेज, कौन सा होता नहीं? हाँ, प्रोटीन काइनेज ए होता है। पी न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। साइक्लिक एमपी भी होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, जी प्रोटीन भी होती है। ओनली बी इज द फोर्थ आंसर होना चाहिए। प्रोटीन काइनेज ए भी होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड का कोई रोल नहीं। साइक्लिक एमपी भी होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, जी प्रोटीन भी होता है, तो ओनली इज द फोर्थ इज द आंसर 27 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, characteristic of intracellular receptor that regulate gene transcription include all of the following except, मतलब इनकरेक्ट देखना क्या है। रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट देखें, ए डीएनए बाइंडिंग साइट होती है, ए ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन होता है, ए एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइट नहीं, ये नहीं होती। मे बी सिग्नलिंग बाय लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, हाँ ये भी हो सकती है। तो थर्ड आंसर इज गलत। किसी भी रिसेप्टर में डीएनए बाइंडिंग साइट भी होती है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन भी होता है, ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए हो सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइट नहीं होती। तो 28 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 का आंसर पहले से लगा है। तो which of the following apply to the nicotinic acetylcholine receptor? Please select all the apply. Binding of acetylcholine to the receptor induce a conformational change that open a transmembrane pore along sodium and calcium ion into the cell। एकदम सही, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या देखो, कैल्शियम आयन, सोडियम एंड पोटेशियम आयन लिखा, पोटेशियम आयन नहीं होता, कैल्शियम आयन होता है, ये गलत। निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर पेंटामर होता ही नहीं है, यही गलत। बाइंड टू द रिसेप्टर, जी प्रोटीन पे बाइंड ही नहीं होता है, सेकंड आंसर है द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इन यूकैरियोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर। कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है? कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है? डाई एसिल ग्लिसरॉल होता है, कैल्शियम आयन होता है, IP3 होता है, साइक्लिन ए नहीं होता है। साइक्लिन ए ये होता है सेल साइकिल रेगुलेशन में होते हैं, साइक्लिन CDK और साइक्लिन, और ये सेकेंडरी मैसेंजर का काम नहीं करते हैं। तो डाई एसिल ग्लिसरॉल, कैल्शियम आयन, IP3, नॉट साइक्लिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई। हाँ ये हम लोगों ने कर लिया, सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हाट डू द डिटेक्शन ऑफ ऑडरेंट्स एंड स्वीट टेस्टेंस हैव इन कॉमन। क्या कॉमन है? रिसेप्टर ऑन डीपोलराइजेशन रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर, हाँ ये तो सही लग रहा है, आंसर लगा भी है। रिसेप्टर फॉर दीज माया फाउंड न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स पे नहीं होते। द सिग्नल कैल्शियम आयन नहीं होता है इसमें। डिटेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू हाइपरपोलराइज नहीं, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। डीपोलराइजेशन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर करने का काम करता है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, receptor ligand interaction leads to initiation of signaling cascade and finally change in gene expression. When the ligand is removed from receptor, it causes signaling will be there till decline is secondary messenger. There is no change, सिग्नलिंग में चेंज क्यों नहीं? बिल्कुल होगा। टर्मिनेशन ऑफ सिग्नलिंग इमीडिएटली नहीं, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, थर्ड है। सिग्नलिंग विल बी देयर डिक्लाइनिंग द सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी मैसेंजर को डिक्लाइन करने का काम करेगा, बिल्कुल सही। 33 का थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, कोलेरा टॉक्सिन इंक्रीज साइक्लिक एमपी लेवल बाई। कोलेरा टॉक्सिन साइक्लिक एमपी के लेवल को कैसे बढ़ाता है? इनहिबिट साइक्लिक एमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज नहीं। मॉडिफाइंग G-alpha S प्रोटीन, हाँ क्या होता है कि G-alpha S प्रोटीन पे ADP राइबोस को बाइंड करा दिया जाता है। जब ADP
राइबोस बाइंड हो जाता है जी अल्फा एस सब यूनिट पे, तो क्या होता है, कुल साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ जाता है। बाइंडिंग और एनाइसाइक्लेज नहीं, बाइंडिंग हार्मोन्स नहीं, जी अल्फा एस का मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम, नाइट्रिक ऑक्साइड किससे प्रोड्यूस होती है, आर्जिनिन से। 35 का 3 इज करेक्ट आंसर। आर्जिनिन जो होता है वो ऑर्निथिन और नाइट्रिक ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूज होकर स्मूथ सेल्स में चली जाती है और वैसोडाइलेशन कराने का काम करती है। ये हमारे क्वेश्चन है सेल सिग्नलिंग के। यहाँ पर 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, ये CSIR नेट के क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू सो मच।